Hello young doctors. So in this video we shall be discussing about how to determine rate law, rate constant and order of a reaction. So basically we have some methods. First one is graphical method. ग्राफिकली तो हम निकाल ही सकते हैं, जैसे अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू द पावर जीरो. हमने ये वाली इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखी थी. और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू द पावर वन. एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू द पावर टू, और इट कैन ऑल्सो बी के ए इंटू बी. अब अगर हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ग्राफ से कैसे पहचाने कौन से जीरो ऑर्डर की है, कौन से फर्स्ट ऑर्डर की है. तो अगर आपको क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, रेट जो भी आप निकालते हैं, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेजेंट कंसंट्रेशन. और अगर हम रेट का ग्राफ बनाए विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, और अगर रेट का ग्राफ बनाए विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, सो इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही रेट, सो ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस वुड बी ऑब्जर्व्ड. इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. Straight line like this is observed with a positive slope, and in this case rate is plotted against a का square. उस टाइम पे straight line is observed with a positive slope. So this will be zero order reaction. ये हो जाएगी first order reaction और ये वाली second order reaction. So ये एक तरीका है. एक और मेथड है इनिशियल रेट मेथड. हमें पता है कि रेट, इनिशियल रेट मेथड का मतलब रेट, जैसे अगर हमें दिया ए बी सी, तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है रेट, और इनका ऑर्डर दिया है विद रिस्पेक्ट टू ए इट इज अल्फा, विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर इज बीटा, एंड विद रिस्पेक्ट टू सी ऑर्डर इज गामा. हम क्या करते हैं, एक टाइम पे जैसे अगर हमें ए का निकालना है कि ए की कंसंट्रेशन पे रेट किस तरीके से डिपेंड कर रही है, सो वील की बी एंड सी कांस्टेंट, बी और सी को कांस्टेंट रखेंगे. फिर देखेंगे कि ए को चेंज करने पर बी पर क्या फर्क पड़ रहा है. जैसे कि अगर हमने ए को कर दिया डबल, टू टाइम्स ऑफ ए, नेक्स्ट ए डैश इज टू टाइम्स ऑफ ए, और अगर रेट भी हो रही है डबल, टू टाइम्स ऑफ द प्रीवियस रेट, रेट डैश, यानी सेम हो रहा है, इसको डबल कर रहे हैं तो रेट भी डबल हो रही है, इसको डबल कर रहे हैं तो रेट भी डबल हो रही है, इन दैट केस अल्फा वुड बी 1. और अगर हमने बी और सी को रखा है कांस्टेंट, और उसके बाद अगर ऐसा भी हो सकता है, ये वाली रिएक्शन एक दूसरी कोई रिएक्शन कंसिडर कर लो, और यही रेट लो एक्सप्रेशन है. इस बार क्या किया, ए को मतलब अगर ऐसा हो रहा है, देखो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ए को 3 टाइम्स बढ़ाने पर, जैसे 2 टाइम्स ही बढ़ा लो, अगर 2 टाइम्स बढ़ाने पर जो न्यू रेट डैश है दैट इज इंक्रीजिंग बाय अ फैक्टर ऑफ 4, 4 टाइम्स बढ़ रहा है. तब यहाँ पर अल्फा क्या हो सकता है कि यहाँ पे क्या पुट किया, जो यहाँ पे 4 आ गया प्रीवियस के, सो 2 जा 4 हो सकता है ना, 2 रेज टू द पावर 2 इज 4, सो इन दैट केस अल्फा वुड बी 2. अगर हम एक और ले लें कोई, यहाँ पे एक और अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जैसे अगर बी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, सो वील कीप ए एंड सी कांस्टेंट. सो अगर हम बी की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें, बी की कॉन्सेंट्रेशन को कर लेते हैं 3 टाइम्स प्रीवियस ऑफ बी, और हमने देखा कि जो न्यू रेट है दैट इज 27 टाइम्स दैट ऑफ प्रीवियस रेट. सो कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है कि 3 रेज टू द पावर बी is giving rate to be 27. 3 3 9, 9 3 27, which implies b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3. तो इस तरीके से हम ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं कि नहीं, दो चीजों को कांस्टेंट रख के, और जो तीसरी चीज है उसको चेंज करने पर हाउ इट इज अफेक्टिंग द रेट, दिस विल गिव अस ऑर्डर. और अगर जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर कर ले, सी की कंसंट्रेशन को, ए और बी को तो हमने कांस्टेंट रखा, फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर केप्ट एज कांस्टेंट, और सी की कंसंट्रेशन को चेंज किया, जैसे सी को कर दिया 2 मोल्स इंक्रीज कर दिया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, और रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, रेट इज दैट ऑफ प्रीवियस रेट जितना पहले था, दैट मीन सी हैज नो इफेक्ट, सो इन दैट केस गामा विल बी 0, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, सो गामा विल बी. नेक्स्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ. Now we have zero order reaction, first order reaction and also second order reaction. Zero order reaction के लिए अगर हम integrated rate law लिखें, so यहाँ पे the change in concentration per unit time is independent of concentration, because a अगर आप a minus x लिख भी लो तो this will be 0, which is equal to k. constant होती है rate throughout the reaction.
In case of first order reaction, dx by dt is equal to k into a minus x. A is initial concentration, x moles of A has reacted. So अभी कितना बच गया, a minus x raised to power 1. This is first order reaction. Second order के लिए change in concentration of x per unit time. ये हम प्रोडक्ट ले रहे हैं और रिएक्टेंट क्या है A में से x मोल्स ने रिएक्ट कर लिया है. सो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी a माइनस एक्स रेज टू पावर 0. सो ये होती है इंटीग्रेटेड इक्वेशन, जो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आती हैं. जैसे कि इस वाले केस में k की वैल्यू आ जाएगी इसको इंटीग्रेट करने पर 1/t एंड a नॉट माइनस a. ये हमने पिछले वाले वीडियोस में देख किया भी है पूरा इंटीग्रेट. इस वाले केस में क्या होगा, k की वैल्यू आ जाएगी 2.303/t लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन. और इस वाले केस में k की वैल्यू आती है 1/t. पहले हम लिखेंगे फाइनल कंसंट्रेशन माइनस 1/ इनिशियल कंसंट्रेशन. ये वाली वैल्यूज आती है. इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें सो वील बी गेटिंग सिंपल वैल्यूज. अगर हम इसको इक्वेशन में सिंपल इक्वेशन में लिखें सो यहाँ पर इसको सॉल्व अगर कर लो आप तो a की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ के टी प्लस a नॉट. ये वाली वैल्यू यहाँ से आएगी, ये डिराइव होगी, हमें आगे चाहिए. इसको बॉक्स में एनक्लोज कर लेते. और अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें ना तो इस वाले केस में वैल्यूज आ जाएगी लॉग ऑफ a is equal to minus kt upon 2.303 plus log of a naught. और इस वाले केस में वैल्यूज आ जाएंगी 1/a और यहाँ पर कितना है kt plus 1/a naught. If you want the derivation I can also solve it here. जैसे कि फर्स्ट वाले केस में हमने क्या लिया था, k is equal to 1/t और यहाँ पे क्या था ब्रैकेट में a नॉट माइनस a. सो t यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. और यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई a नॉट माइनस a. अब a हमें चाहिए, a को वहाँ पे भेज देते. a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना था, यहाँ पे वैल्यू थी कौन सी वाली a नॉट, ये a नॉट माइनस a था ना. a आ गया a नॉट, यहाँ पे kt क्या है प्लस, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस. हाँ यही वैल्यू आ रही है ना, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस kt. हाँ sorry, I think I have committed a mistake here in writing the sign. This is kt minus a naught. Now इस वाले इक्वेशन के लिए अगर हम यूज करें k is equal to 2.303/t log of how much a naught upon a. log में अगर डिवाइड में यानी ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 303/t log of पहले क्या लिखेंगे a naught, फिर क्या लिखेंगे माइनस log of what a. ये वैल्यूज आ जाएंगी log की. अब क्या करेंगे यहाँ पे हम हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है ना माइनस के टी. यहाँ पे क्या कर लेते, ये दोनों यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, ये क्या है डिवाइड. वहाँ पे जाके 2.303 जो मल्टीप्लाई था वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड. टी जो यहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए, यही बच जाएगा. अब ये यहाँ पे माइनस है वहाँ पे भेज देते या फिर यहाँ पे हमें किसकी टर्म्स में लिखना है लॉग ए की टर्म्स में लिखना है, इसको वहाँ पे भेज देते लॉग ऑफ ए. और ये यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस. मतलब एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के बीच में ग्राफ आप प्लॉट करके बता सकते हैं. ग्राफिकल मेथड से यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन या व्हाट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट हैज़. यहाँ पे देखो अगर 1/a की वैल्यू हमने लिया क्या था k इज इक्वल टू 1/t और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में 1/a की कंसंट्रेशन माइनस 1/a नॉट की कंसंट्रेशन. t यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/a माइनस 1/a नॉट. अब हमें सिर्फ 1/a चाहिए. सो 1/a नॉट यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 1/a नॉट. ये तीन वैल्यूज आ गई, वही जो मैंने आपको लिख के दी थी यही वाली वैल्यूज है. अब देखो यहाँ पे क्या होगा इस वाले केस में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये वाला कांस्टेंट टर्म है ना तो इसको लिखेंगे c, इसको लिख लेते हैं एम एक्स और इसको लिख लेते हैं c. इक्वेशन बना लेते हैं लाइन की. यहाँ पर लाइन की इक्वेशन बनाए y इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है c और ये क्या ले लेंगे एम एक्स प्लस सी. ठीक है, ये भी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन. यहाँ पे देखो y एक्सेस पर ये ले लेंगे, ये कांस्टेंट है c और साथ में क्या होता है एम एक्स. ये लाइन की इक्वेशन होती है ना. अब तीनों के लिए लाइन बना लेते हैं. ये जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए और ये सेकंड ऑर्डर के लिए. जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, ये है ग्राफ. ग्राफ में y एक्सेस पर क्या लेना है a की कंसंट्रेशन और x एक्सेस पर क्या लेना है टाइम. सो ग्राफ जो है जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, किसी कांस्टेंट से स्टार्ट हो रहा है. कहाँ से, ए नॉट से. लेट दिस बी ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन. और जो स्लोप है माइनस एम, एम क्या आ रहा है यहाँ से माइनस के, यानी लाइन नीचे की तरफ बनेगी ऐसे. तो विथ स्लोप इज इक्वल टू माइनस के. ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए. फर्स्ट ऑर्डर के लिए y कितना पुट करना है लॉग ऑफ ए. लॉग ऑफ ए
और एक्स एक्सिस पर क्या लेना है, कांस्टेंट वाली टर्म्स को छोड़ो, टाइम लेना है, एक्स एक्सिस पर लेना है टाइम। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कांस्टेंट से स्टार्ट हो रहा है, कांस्टेंट इज log ऑफ ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, और स्लोप जो है माइनस में, यानी लाइन नीचे की तरफ आएगी, ऐसे नीचे डाउनवर्ड स्लोप ऐसे है। सो यहाँ पे स्लोप कितना बच गया, m की वैल्यू क्या बच गई, के टी, के अपॉन 2.303, टी तो हमने लिख लिया ना, क्या बच गया स्लोप, माइनस के अपॉन 2.303। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में y पे प्लॉट कर लेते हैं 1/a और x एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं टाइम और c कांस्टेंट कितना है 1/a नॉट, कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ले लेते 1/a नॉट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है प्लस में ना, तो लाइन इस पर ऊपर जाएगी विद स्लोप इज इक्वल टू के। सो इस तरीके से भी हम ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज ऑफ जीरो ऑर्डर, विच इज लाइन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड विच लाइन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। फोर्थ मेथड इज हाफ लाइफ मेथड. Half life is the time in which half of the reactant has reacted, or we can say half of the reaction is completed. So half life का general equation अगर हम लिखें, this is inversely proportional to initial concentration raised to the power of n minus 1. लेकिन अगर हम इसको ऊपर भेज दें तब इसकी पावर कैसे हो जाएगी, माइनस वाला प्लस में लिखेंगे, प्लस वाला माइनस में, 1 माइनस n, ये जनरल इक्वेशन है. नाउ जीरो ऑर्डर के लिए मतलब टी हाफ की वैल्यू कितनी होगी, टी हाफ वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू द पावर 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए नॉट. इसको नीचे लिख लो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, ये पता चलता है. और आपको वैल्यू भी पता होगी टी हाफ की. टी हाफ इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए नॉट अपॉन 2k, ये हमने डिराइव भी किया था, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज में. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू द पावर n, कितना लिखना है इस बार 1, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है. 1 माइनस 1 इज 0, दैट मीन्स टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट सिंस इट्स पावर इज 0. सो टी हाफ के लिए भी हमने वैल्यू निकाली थी 0.693 अपॉन के, आपने देखी होगी 2.303 के अपॉन 2.303 log 2 अपॉन के, या नेचुरल log 2 अपॉन के. नेचुरल log 2 जो था ये इतना आ रहा था 0.693, तभी नेचुरल लॉग, तभी हमने इसको 0.693 अपॉन के लिखा है. और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू पावर 1 माइनस 2, दैट मीन्स टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू द पावर माइनस 1, दैट मीन्स टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट. और इसके लिए टी हाफ की वैल्यू आती है, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन नीचे में है ना, तो 1 अपॉन दिस इज के एंड ए नॉट. दिस वैल्यू इज फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. अब या तो हम हाफ लाइफ निकाल के देख लें कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, या फिर हम ग्राफ प्लॉट कर लें तब भी आ जाएगा. हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ, तब भी हमें पता चल जाएगा कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है. इस वाले केस में अगर हम देखें, यहाँ पे ले लें टी हाफ और यहाँ पर ले लें ए नॉट, सब में ऐसे ही ले लेते हैं. टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ, यहाँ पे भी टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ. सो इस वाले केस में क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट 0 यानी 0 से स्टार्ट होगी, और y पे ले लिया टी हाफ, x क्या लिया है ए नॉट, पीछे क्या बच गया 1 अपॉन 2k. सो पॉजिटिव स्लोप है, लाइन ऊपर की तरफ जाएगी विद स्लोप 1 अपॉन 2k. इन दिस केस टी हाफ वर्सेस ए नॉट, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला लगा दो. c कॉन्स्टेंट 0 है, y टी हाफ है, x तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ x, स्ट्रेट लाइन जाएगी. ए नॉट चेंज होता रहेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, लेकिन टी हाफ पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 1 यहाँ पे क्या है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए नॉट. इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ आई थिंक ऐसे करके बनता है ना, तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव स्लोप है, y इज इक्वल टू एम एक्स, हाँ पॉजिटिव स्लोप है, सो स्लोप कितनी आ रही है 1 अपॉन के. सो ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मेथड इज ओस्टवाल्स आइसोलेशन मेथड. जैसे अगर हमारे पास रिएक्शन है A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B रिएक्ट्स विद C मोल्स ऑफ C टू गिव प्रोडक्ट्स. अब इसमें अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि B और C इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, और A जो है वो यहाँ पे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और अगर हम रेट को ऐसे लिख भी रहे हैं कि A रेज टू द पावर मतलब होना तो ऐसे चाहिए B रेज टू द पावर बीटा एंड C रेज टू द पावर गामा, वेयर अल्फा बीटा गामा आर द ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू ABC रिस्पेक्टिवली. लेकिन क्योंकि ये दोनों एक्सेस में दिए तो इनमें थोड़ा सा चेंज आएगा, एंड दैट स्मॉल चेंज कैन बी निग्लेक्टेड. सो इन दैट केस रेट विल ओनली डिपेंड ऑन द reactant which is not in excess, that means A.
सो इस तरीके से ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड का भी हम यूज कर सकते हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड determine order by using differential law equation. जीरो ऑर्डर के लिए ये होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करती है, सेकंड ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन की पावर 2. और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें रेट वर्सेस ए का, तो यहाँ पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, स्लोप इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे डिपेंड कर रहा है ए पे, ऑन स्लोप के आ रही है प्लस के. यहाँ पे भी डिपेंड कर रहा है ए स्क्वायर के साथ. अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेट लाइन आएगी विद स्लोप के. नेक्स्ट होता है इनिशियल रेट मेथड, जहां पर अगर हमें ये रेट लॉ इक्वेशन दी है ए रेज टू पावर अल्फा, बी रेज टू पावर बीटा एंड सी रेज टू पावर गामा, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, वन ऑफ द कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं. जैसे अगर हम क्या करें, यहाँ पे बी और सी को पहले कांस्टेंट रख लेते हैं और ए की कंसंट्रेशन को चेंज करके देखेंगे कि रेट पर क्या इफेक्ट हुआ है. जैसे कि रेट जो है 4 टाइम्स होगी जब ए को डबल किया, 4 टाइम्स हो गया, तो 2 रेज टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू 4. दैट मीन्स अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से 2. नेक्स्ट हमने ए और सी को कांस्टेंट रखा और रेट को डबल कर दिया जब बी डबल हो रहा है, तो बी डबल हो रहा है तो रेट भी डबल हो रही है. 2b इज इक्वल टू दिस मच इज ऑल्सो 2b. सो 2 रेज टू पावर अल्फा इज इक्वल टू दिस इज बीटा इज इक्वल टू 2. उस केस में बीटा कितना हो जाएगा 1. नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया, सो ए और बी को कांस्टेंट रखा, अब सी को डबल कर दिया तो रेट रिमेन्स अनइफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं हो तो सी की पावर 0 हो जाएगी. सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए वाज 2, विद रिस्पेक्ट टू बी इट्स 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू सी इट्स 2. ओवरऑल ऑर्डर इज 3 और ये हो जाएगी रेट लॉ एक्सप्रेशन. नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड लॉ मेथड. वी हैव जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. नाउ दिस हाइपोथेटिकल रिएक्शन कैन ईदर बी जीरो, फर्स्ट और सेकंड. जीरो ऑर्डर में रेट इज इक्वल टू के होगा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1/t a नॉट माइनस a, where a नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड a इज फाइनल कंसंट्रेशन. में अपने प्रीवियस वीडियोस में डिराइव किया है. और यहाँ से a कितना आ जाएगा a नॉट माइनस के टी. और यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे a वर्सेस t का, तो हमें पता है y इज इक्वल टू कितना होता है mx प्लस सी. सो यहाँ पे y ले लिया a पे और x ले लिया टाइम, तो स्लोप क्या आ रहा है नेगेटिव, और a नॉट से स्टार्ट होगा, स्लोप इज नेगेटिव माइनस के, नीचे की तरफ आएगी लाइन. dx बाई dt के a माइनस एक्स, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a नॉट अपॉन a, वेयर लॉग a इज माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग a नॉट. इसी को सिंप्लीफाई किया है. अगर हम लॉग a वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, सो यहाँ पे भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इस बार भी c कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लॉग a नॉट से, और स्लोप आ रहा है माइनस के अपॉन 2.303, नेगेटिव स्लोप, नीचे की तरफ लाइन आएगी. थर्ड में सेकंड ऑर्डर में dx अपॉन dt इज के इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, k इज इक्वल टू 1/t 1/a माइनस 1/a नॉट, 1/a इज इक्वल टू kt प्लस 1/a नॉट. इसी को सिंप्लीफाई किया है. अब ग्राफ प्लॉट करते हैं. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. y कितना ले लेते हैं 1/a और x ले लेते हैं टाइम. c कहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, 1/a नॉट से, और m की वैल्यू क्या है k. पॉजिटिव स्लोप है तो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी विद प्लस k स्लोप. नेक्स्ट है हाफ लाइफ मेथड. हाफ लाइफ ऑफ एनी रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट रेज टू पावर n माइनस 1. इसको ऊपर भेज दो 1 माइनस n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट रेज टू पावर 1 माइनस n, वेयर a नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, n इज ऑर्डर. सो जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पर t हाफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट, एंड t हाफ की वैल्यू कितनी होती है a नॉट अपॉन 2k. फर्स्ट ऑर्डर के लिए t हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ a नॉट, t हाफ की वैल्यू कितनी होती है 0.693 अपॉन k. एंड सेकंड ऑर्डर के लिए t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट रेज टू पावर 1 माइनस n, n इज ऑर्डर 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, दैट मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट, 1/k a नॉट t हाफ की वैल्यू होती है. अब अगर यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करें टी हाफ वर्सेस ए नॉट का, तो स्लोप क्या आ रहा है 1/2 की पॉजिटिव स्लोप है. सो लाइन जो है ये ऊपर की तरफ जाएगी. यहाँ पर ए नॉट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, स्लोप 0 है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ ऐसे बनता है, स्लोप कितना आ रहा है 1/k. नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड. इसमें क्या करते हैं, अगर कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट हो तो उनमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन में चेंज आता है, सो दैट चेंज मतलब देयर कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, सो दैट इज आल्सो कैलकुलेटेड इन कांस्टेंट, और उसको हम रेट कांस्टेंट में इंक्लूड कर देते हैं. रेट ऑफ द रिएक्शन उस पर डिपेंड करेगा जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है. समथिंग लाइक लिमिटिंग रिएजेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th. लिमिटिंग रिएजेंट पर ही रेट डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे भी वही है, जैसे ए बी बी सी सी गिव्स प्रोडक्ट, अगर बी और सी एक्सेस में ले लिया, वो जो है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं इंक्लूड होंगे, यहाँ कांस्टेंट में आ जाएंगे बिकॉज देयर कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. सो ए की कंसंट्रेशन पे
ज्यादा इफेक्ट होगा रेट का, सो कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा वेयर अल्फा इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। नेक्स्ट इज सम एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब अगर जैसे हमें यहाँ पे कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस दी है, लाइक डीकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज गिविंग अस N2O4 प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैस। N2O5 कितना टूटेगा, जितना ऑक्सीजन बन रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या मतलब वॉल्यूम की टर्म्स में अगर हमें इक्वेशन लिखनी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जितना ऑक्सीजन बना यानी उतना ही इसने रिएक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट टी, जैसे हमने टी टाइम कलेक्टेड एट टी, किसी भी टाइम टी में हमने जैसे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट किया, तो दैट ऑक्सीजन लेट इट बी वीटी, उसको हम कितना ले लेते हैं वीटी, वॉल्यूम ऑफ टी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हाउ मच मोल्स ऑफ N2O5 हैज रिएक्टेड, दैट मीन्स x। आपको याद है ना, हम इसको स्टार्टिंग में लेते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसको लेते हैं a, इन दोनों की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी होगी 0, एट टाइम इज इक्वल टू t, इसमें से थोड़ा सा मोल निकलेगा, x मोल निकलेगा, वही x मोल बनाएगा x मोल्स ऑफ N2O4 एंड हाफ मोल्स ऑफ दिस x, हाफ मोल्स x, यही बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका एक मोल हाफ मोल दे रहा है, दैट इज वाई। सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट टाइम t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जितना ज्यादा x उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट इन्फिनिटी, अगर हम इन्फिनिटी पे कलेक्ट करें, दैट मीन्स जब रिएक्शन ने पूरी तरीके से रिएक्ट कर लिया है, कलेक्टेड एट इन्फिनिटी, वी इन्फिनिटी, पूरी तरीके से रिएक्शन ने रिएक्ट कर लिया, पूरी रिएक्शन ही कंप्लीट हो गई, यानी ऑल ऑफ द ए हैज रिएक्टेड, in that case this will be directly proportional to A. So अब हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे K की वैल्यू लिखेंगे, K कितना होता है 2.303 अपॉन T log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कितनी थी A की वैल्यू हमने किसके इक्वल पुट की यहाँ पे V इन्फिनिटी के, सो वी कैन राइट हेयर व्हाट V इन्फिनिटी अपॉन व्हाट A माइनस x, that means V infinity minus VT. So this will be the rate law expression for first order reaction in which V infinity and VT are given. Now in this case suppose यहाँ पर क्या है, H2O2 decompose to give water and oxygen. H2O2 को हम कैसे करके पहचानते हैं ये कितना रिएक्ट किया है इसने, इसको हम टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट पोटेशियम परमैंगनेट। जितना ज्यादा H2O2 होगा उतना ही ज्यादा KMnO4 रिक्वायर्ड है इसके साथ टाइट्रेशन के लिए। So suppose volume of KMnO4 at वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट 0 टाइम, KMnO4 एट T0 स्टार्ट हुई है जब रिएक्शन, उस टाइम पे वॉल्यूम कितना है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, या फिर इसको ऐसे भी लिख लो V0, वॉल्यूम एट 0 टाइम, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन A की, A लेते हैं ना इनिशियल कंसंट्रेशन A, और फाइनल लेते हैं A माइनस x, फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम T। अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, अब हमने रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया तो इसमें से थोड़े बहुत मोल इसके साथ रिएक्ट करेंगे, जो बच जाएंगे वो रिएक्ट करेंगे KMnO4 के साथ। सो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम T, सो VT उस टाइम पे कितना आ रहा है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस x, ये होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, V0 और VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस x। अब अगर हम फर्स्ट लॉ एक्सप्रेशन में पुट करें 2.303 अपॉन T, यहाँ पे लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है A की जगह क्या लिख सकते हैं V0, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है A माइनस x, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं VT। सो दीज बोथ वैल्यूज वी कैन यूज डिपेंडिंग की किस तरह की रिएक्शन दी है। So pseudo first order reaction when A and B gives product, order with respect to A is 1 and with respect to B is also 1. So it is a reaction of second order. But if one of the reactant is present in excess, अगर एक reactant हमने ज़्यादा ले लिया तो ज़्यादा वाले में थोड़ा सा ही चेंज आएगा, तो चेंज उसका कांस्टेंट है, तो हम उसको रेट कांस्टेंट में इंक्लूड कर देते। उस केस में जो है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो जाती है, यानी वो रिएक्शंस जो होती तो सेकंड ऑर्डर की हैं। लेकिन अगर हम किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लें तो रेट जो होगा वो जो स्मॉलर अमाउंट में रिएक्टेंट है उस पर ही डिपेंड करेगा। सो इन दैट केस रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। और रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर फर्स्ट ऑर्डर की बन जाए, उनको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर ऑर्डर 1 हो बट मॉलिक्यूलैरिटी जो हो वो ग्रेटर देन 1 हो, 2 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 2 भी हो सकती है।
जैसे इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट। इथाइल एसिटेट क्या है? एस्टर। इथाइल का मतलब CH3 CH2, एसिटेट ले लेते हैं पहले, COO C2H5, ये हो गया एस्टर इथाइल एसिटेट। इथाइल एसिटेट में ऐड कर दे अगर वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यहाँ पर ये दोबारा से एसिड और अल्कोहल बनाएगा जिससे ये बना था। समवॉट किसकी तरह है? ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन की तरह है, C2H5OH। ये देखने से तो लग रहा है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन वाटर एक्सेस में, सो इट इज ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे जो रेट होगा वो सिर्फ एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और वाटर की कंसंट्रेशन पे रेट जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर मतलब शुगर, केन शुगर शुक्रोसिस, C12H22O11। इसमें अगर हम वाटर ऐड करें तो ये इन्वर्जन शो करेगा। एसिडिक मीडियम है, ये बनाएगा C6H12 एंड O6 एंड 1 मोर मोल ऑफ C6H12O6। एक बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज, और जो ये है केन शुगर, ये होता है शुक्रोस। अब इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रिएक्टेंट है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जो इसने फ्रक्टोज बनाया ना लीवो रोटेटरी है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब लाइट को राइट में घुमाना, प्लेन पोलराइज लाइट को, और फ्रक्टोज कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट करते हैं। तो लेफ्ट में रोटेशन ज्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, कि केन शुगर ने डेक्स्ट्रो रिएक्टेंट क्या बन गया? लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट। सो इसमें भी वाटर की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ शुक्रोज की कंसंट्रेशन पे करती है। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।